नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके सामने, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, पेरिस या फिर दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और इसके सदस्य देश है 30। तो चलिए हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके मुख्यालय देख लेते हैं, जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ। इन दोनों का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके फास्ट रिवीजन से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, उससे भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और ओईसीडी का मुख्यालय भी है पेरिस, फ्रांस में। आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन तीनों का मुख्यालय है लंदन, यूके में। एफएओ का मुख्यालय है रोम, इटली में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। एशियन का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है अबू धाबी, यूएई में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ओआईसी का मुख्यालय है सऊदी अरेबिया में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। आगे आने वाले एग्जाम्स में ये सवाल आ सकता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN, इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। आगे और भी है ICAO, इसका मुख्यालय है कनाडा में। UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। UNWTO का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। ICJ का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है रोम, इटली में। तो चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल है, प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर। प्रसिद्ध शालीमार बाग स्थित है श्रीनगर में। शालीमार बाग के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि शालीमार बाग को वर्ष 1619 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी प्यारी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। शालीमार बाग, जिसके अन्य नाम है फराह बख्श और फैज़ बख्श, ये भी आपको याद रखना है। और यह डल झील के किनारे पर स्थित है, ये बात भी याद रखना है। अब जहांगीर मुगल शासक था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये मुगल सम्राट रहा 1605 से 1627 के बीच में। सलीम, जिसका पहले नाम था, यही अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बना। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। थॉमस रो या टॉमस रो, जो भी आप कह सकते हैं, ये जहांगीर के दरबार में आया था और जिसने भारत के गुलामी की नींव रखी थी। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक है? सवाल में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यहाँ पर घरेलू हवाई अड्डों के बारे में नहीं पूछा है।
ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक है। केरल में है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कर्नाटक के भी हम देख लेते हैं। कर्नाटक में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पश्चिम बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा सवाल है, सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? ऑप्शन है 1922 गया अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन, 1928 कलकत्ता अधिवेशन या फिर 1931 कराची अधिवेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरोजिनी नायडू जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अच्छे से सुन लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट, जो बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी कि स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही थी। अगला सवाल है, यूर बेस्ट डे टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? यूर बेस्ट डे टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अनुपम खेर। ये आंसर भी आपको दिख गया है। यूर बेस्ट डे टुडे पुस्तक के लेखक है अनुपम खेर। अनुपम खेर ने नवंबर 2020 में अपनी तीसरी पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है यूर बेस्ट डे टुडे। इससे पहले वो 2 पुस्तकें लिख चुके हैं, आप खुद ही बेस्ट है और लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसके बारे में आपको तीसरी अनुपम खेर जी की पुस्तक है यूर बेस्ट डे टुडे, इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पुस्तक में अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अच्छे और बुरे अनुभव को साझा किया है, खास तौर पर जब उनकी मां दुलारी और भाई राजू खेर को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा का यूज़ किया जाता है तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए। लाइटिंग रॉड या लाइटिंग कंडक्टर भी इसको कहा जाता है। तड़ित चालक होता क्या है ये एक बार जान लीजिए। ये एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है और तांबे की तार से जोड़कर इसे नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। इसके तल के सिरे में कोयला और नमक मिलाकर इस सिरे का अंत किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? आकाशीय विद्युत से ऊंचे भवनों की रक्षा के लिए तड़ित चालक का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस बाह्य जीव के खिलाफ प्रतिजैविक प्रभावी होता है? किस बाह्य जीव के खिलाफ प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक प्रभावी होता है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या फिर कवक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवाणु। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ है जो जीवाणु को मार डालता है या फिर उसके विकास को रोक देता है। अगला सवाल है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, जॉन साल्क, एली विटनी या फिर कॉनराड जूस।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन साल्क। जॉन साल्क ने 1952 में अपने टीके का पहला परीक्षण किया था। एक मौखिक टीका अल्बर्ट साबिन द्वारा कमज़ोर किए गए पोलियो वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया था और साबिन के टीके का मानव परीक्षण शुरू हुआ था 1957 में और इसे 1962 में लाइसेंस प्राप्त हुआ था। तो आपके एग्ज़ाम में सवाल ये भी आ सकता है कि पोलियो का मौखिक टीका किसने खोजा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन ने। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन साल्क। अगला सवाल है परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपनहाइमर या फिर निकोला टेस्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबर्ट ओपनहाइमर। परमाणु बम का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ओपनहाइमर का। अब हम यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। आधुनिक भौतिकी के जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। परमाणु भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु विज्ञान के जनक मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक, ये सभी को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। क्रमागत उन्नति के जनक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बिजली के जनक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रॉनिक के जनक माइकल फेरेडे। आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडलेव। टेलीफोन के जनक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मोबाइल फ़ोन के जनक मार्टिन कूपर। ज्यामिति के जनक यूक्लिड। सर्जरी के जनक सुश्रुत। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी और आधुनिक चिकित्सा के जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। और आज का लास्ट सवाल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम मुगल शासक था? निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम मुगल शासक था? ऑप्शन ए जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर बाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। 1519 से 1526 तक इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और 1526 में पानीपत के युद्ध में ये विजयी हुआ था। इसने लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी और इसने उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में आगरा को जीतकर अपने राज्य को सफल बना दिया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। इसके साथ ही हम वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिए।